गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। आइए हम उस क्वेश्चन को पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज इन्फ्लुएंजा। क्या है वो? इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा है। देखिए, इन्फ्लुएंजा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है फ्लू। हाँ, ये नाम से तो कई लोग जानते होंगे। ये क्या होता है ना, ये एक टाइप का कॉमन कोल्ड कह सकते हैं, होता है कॉमन कोल्ड। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है उसी केस को हम क्या कहते हैं? फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये वायरस की वजह से होता है। किसी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है राइजोमिक्सो। क्या नाम है? राइजोमिक्सो। अब देखिए, ये जो इन्फ्लुएंजा वाले वायरस होते हैं, इनसे क्या होता है? हमें सर्दी जुकाम बुखार ये सारी केसेस देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है? हमें ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी सांस फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि देखिए, जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तब हमारे अंदर म्यूकस जनरेट होता है। एक बार हमने म्यूकस बताया भी था। हाँ, एक टाइप की लिक्विड होती है, और जब ये म्यूकस जनरेट होता है यानी कि हमारी नाक बहने लगती है। जब म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है तो वो चीज़ क्या होने लगती है? लिक्विड फॉर्म में बाहर आती है। वो क्यों बाहर आती है? जब सर्दी जुकाम होता है हमें, तो आप देखते हैं हमेशा हमारे नाक से पानी आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? हाँ, इसके पीछे बहुत अच्छा सा लॉजिक रीजन है जो कि आज आप जान जाइए। दैट इज, हमें पहले कॉमन कोल्ड क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या है? तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल फॉर अस, दे आर नोन एज पैथोजेंस। क्योंकि हमें मालूम है जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरस होते हैं वो या तो यूजफुल होते हैं या तो हार्मफुल होते हैं। तो जो यूजफुल है वो तो हमारे फ्रेंडली हो गए, लेकिन जो हार्मफुल होते हैं हम उनको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है? जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी ना एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करती है। जैसे ये पैथोजेंस अंदर जाएंगे म्यूकस ज़्यादा बनने लगेगा। म्यूकस क्यों ज़्यादा बनता है? क्योंकि जैसे ये अंदर जाएंगे ना, ये अब म्यूकस इनको वापस लेके आएगा बाहर। जब हमारी नाक बहती है तो उस नाक से जो पानी आता है उस पानी में ये पैथोजेंस वापस से बाहर आ जाते हैं, और हमारी नाक तब तक बहती रहती है जब तक ये पूरे पैथोजेंस लगभग हमारे बॉडी से बाहर ना निकल जाए। तो बात समझ में आ रही है? नाक क्यों बहती है? हाँ, नाक इसलिए बहती है ताकि ये जो पैथोजेंस अंदर जा चुके हैं इनको वो वापस बाहर लेके आ सके। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिससे हमारी सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस, यहीं पे म्यूकस बनता है। अगर म्यूकस ज़्यादा बनने लगा, या फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपको 12th की बायोलॉजी में सिखाया जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो खैर आप ये समझ लीजिए, आपके नाक है, नाक में नली है ना, यहाँ पे होल होता है। अब इस होल से क्योंकि लगातार लिक्विड म्यूकस बाहर आ रहा होता है, तो बताइए जब वो लिक्विड नहीं आ रहा होगा तो पूरे होल से हवा अंदर जा रही थी, यानी कि हवा गुड अमाउंट में अंदर जा रहा था। जब उससे म्यूकस बाहर आने लगा तो आधा रास्ता तो म्यूकस ने ब्लॉक किया होगा जब वो आ रहा था, किया होगा ना। हाँ, तो उस केस में जो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगी या कम अमाउंट में जाएगी? जब कम अमाउंट में जाएगी तो हमें एनर्जी भी कम मिलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन हमें मालूम ही है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि अब ऑक्सीजन गैस कम जाएगी तो एनर्जी कम मिलेगी। अगर हमें एनर्जी कम मिलती है तो हम कैसे फील करेंगे? लेजी सा फील करेंगे। कैसा? लेजी सा फील करेंगे। तो अभी तक क्लियर हो गया होगा? चलिए, इसी कुछ डायग्राम है मेरे पास, हम आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया? तो इसमें दिख नहीं रहा है, एक मिनट।
हाँ यहाँ है, देखिए ये जो म्यूकस आपको दिखाया गया था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला लेयर, हाँ यही हमारी म्यूकस की लेयर। अब देखिए जो भी हमारी ऑक्सीजन गैस जाती है वो इसी ट्रैक से होते हुए अंदर जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक से। अब क्योंकि यहाँ से म्यूकस भी बाहर आ रहा है तो आधा रास्ता तो म्यूकस ने छेक रखा होगा, यानी ऑक्सीजन गैस की सप्लाई अब क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? इसीलिए जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम थोड़े से लेजी लेजी से फील करते हैं। ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस का क्या है, डायग्राम है। आपको बनाना नहीं है, बस आप इसको देख लीजिए, क्योंकि किसी ने पूछा था, मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। और एक मेरे पास डायग्राम है, देखिए इन्फ्लुएंजा साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फीवर एंड हेडेक, यानी आपको बुखार रहेगा, सर दर्द करता रहेगा। स्टफी और रनी नोज, यानी कि आपसे नाक से हमेशा पानी आता रहेगा। कफ, हाँ आपको खांसी होगी। मसल पेन, आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन आपको फील होगा। लॉस ऑफ एपिटिटी, डायरिया एंड वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग हो सकता है। आपके अंदर डायरिया की प्रॉब्लम, यानी कि पानी की अमाउंट कम हो सकती है। ये सब किसके हैं? हाँ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज द डायग्राम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि अभी हमने आपको दिखाया भी था। चलिए ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। फोर्स क्या होता है? हाँ, किसी चीज़ को पुल करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर फोर्स दो टाइप के होते हैं। उससे पहले हमने कहा था कि हम फोर्स को एक यूनिट में मेजर करते हैं। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं हम? न्यूटन। क्यों कहते हैं? क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन किसने दी थी? सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। वो एक अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उनके रिस्पेक्ट में हमने उनको एक नेम दिया था, न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था फोर्स दो टाइप की हो सकती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हो सकता है ना? कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो एक बॉडी के टच में आने के बाद काम करे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो बिना टच किए भी अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स भी दो टाइप के, एक हमने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए फ्रिक्शन फोर्स पे भी एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट है, तो हम पहले उसको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अब देखिए कई बार हमें जो रोड मिलती है वो एकदम स्मूथ ऐसा मिलता है, कई बार हमें रोड कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है ना। कई बार रोड आपको बिल्कुल ऐसा देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, हाँ हम आप ही को भेजते हैं साइकिल के साथ। अच्छा साइकिल से याद आया, आज इंटरनेशनल साइकिल डे है। नहीं आज नहीं, आप तो वीडियो अगले दिन देख रहे हैं ना, यानी कि आज कौन सा डे है? थर्ड ऑफ अगस्त है ना। आज के दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल साइकिल डे। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप यहाँ बैठ के साइकिल चला रहे हो। एक बार यहाँ साइकिल चला रहे थे, दूसरी बार अपनी साइकिल लेके आप कहाँ आ गए? यहाँ पर। और तीसरी बार अपनी साइकिल लेके कहाँ आ गए? यहाँ पर। ये सीट बना दिया हमने,
ठीक, आप हमें ये बताइए किस केस में साइकिल चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। केस का नाम तो दे दें हम पहले, चलिए। दिस इज केस ए, केस बी एंड केस सी। हाँ, किस केस में? ए केस में। क्यों? अभी आप नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, यानी कि पूरी रोड ऊबड़ खाबड़ है, इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। समझ में आ गई? यानी कि आप ये समझ लीजिए जहाँ पे दो बॉडी कांटेक्ट में हो और उनके बीच की जो कांटेक्ट सरफेस है, ये जो सरफेस उनके जो कांटेक्ट में है वो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, स्मूथ का मतलब हाँ बिल्कुल प्लेन होगी, वहाँ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। वो जितना ज़्यादा रफ होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया था फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी हो गया था। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आज हमें पढ़ना था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आई थिंक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी हमने इनका नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। पहला जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका फर्स्ट टाइप जो होता है वो है मैग्नेटिक फोर्स। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग मैग्नेटिक फोर्स। विजुअल है? हाँ विजुअल है। देखिए पहला, अ मैग्नेटिक या मैग्नेट अट्रैक्ट्स नेल्स एंड पिन्स मेड फ्रॉम आयरन इवन फ्रॉम सम डिस्टेंस। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो भी मैग्नेट्स होती हैं वो लोहे की जो सामान होती हैं या नेल्स होते हैं, पिन होते हैं, उनको काफ़ी दूर से, काफ़ी दूर का मतलब ये नहीं कि 2 किलोमीटर पहले से ही, हाँ मतलब एक दूसरे को बिना टच किए ही वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट व्हेन द अनलाइक पोल्स आर ब्रॉट नियरर। अब जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगर दोनों के जो पोल्स होते हैं, अब आपको समझना होगा ये पोल्स क्या है। पोल्स का मतलब कॉर्नर आप कह सकते हैं, एंड। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। क्यों? क्योंकि देखिए एक छड़ की तरह होता है ये, ठीक है, स्केल की तरह, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अब मान लीजिए, अभी छोड़िए, ये मैग्नेट है ना, इसका एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा। बोले होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये देखिए अगर आपने कह दिया कि ये आपका नॉर्थ पोल है, यू हैव टोल्ड दैट सर दिस इज नॉर्थ पोल, तो इसे हम बोलते हैं साउथ पोल। क्या ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या कहा, मान लेते सर हम इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, तो कोई बात नहीं, आप उसको नॉर्थ कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल। अब दूसरी चीज़ माइंड में आती है बच्चों के, सर अगर हम इसको तोड़ दे तो, मान लीजिए हमें गुस्सा आया, हमने पटक के इसको यहाँ से तोड़ दिया, टूटने के बाद देखिए कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ, अगर ये नॉर्थ है तो देखिए फिर एक कॉर्नर तो बन गया ना, ये कॉर्नर क्या हो जाएगा? साउथ पोल। अगर ये आपका नॉर्थ पोल बना तो ये क्या बन जाएगा? साउथ पोल। आपको जो समझनी है वो ये चीज़ इतनी सी है, मैग्नेट को चाहे जितना छोटा तोड़ लीजिए या चाहे जितना बड़ा ले लीजिए, हर बार उस मैग्नेट के 2 कॉर्नर बनेंगे। उसमें से एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ये जो कॉर्नर टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये साइंस लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। ये वर्ड आपको जियोग्राफी में भी सिखाया जाता है। सर ने बताया होगा ना नॉर्थ पोल साउथ पोल? नहीं? तो चलिए जब भी आपको सर से बात होगी आप बोलिएगा, वो आपको बता देंगे। खैर हम अपने साइंस में आते हैं। ये देखिए ये जो कॉर्नर के साइड वाले हिस्सा होता है, पार्ट होता है, इसी को हम पोल बोलते हैं। यानी कि हर एक मैग्नेट के 2 पोल होंगे ना? हाँ। अब आपको एक काम की चीज़ और बताते हैं। देखिए अब मान लीजिए मेरे पास 2 टाइप के लोग हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। ये जो ए है ये बहुत ही ज़िद्दी है, मतलब कि जो मैंने कह दिया मुझे चाहिए, उसको छोड़ के आप उससे अच्छी भी चीज़ देंगे तो हम नहीं लेंगे, हमें वही चाहिए।
अच्छा जो बी है, ये बी वाला भी जिद्दी, एकदम वैसे ही। अब मान लीजिए इनके पेरेंट्स ने कोई एक ड्रेस लेके आया, एकदम पैक किया हुआ, ये पैकिंग है ना, हाँ इसके अंदर है। अब देखिए वो ए को भी पसंद आ गया, बी को भी पसंद आ गया। अब बताइए क्या ए इस ड्रेस को बी को देना चाहेगा? नहीं। अच्छा हाँ आप अच्छे हैं ना, आप तो दे देंगे, ये थोड़ी देंगे, इसलिए तो कहे ना कि दोनों ही जिद्दी है। ए तो चाहेगा हम खुद रख लें, क्या बी चाहेगा कि ये ड्रेस ए को मिल जाए? नहीं। यानी कि जब ये दोनों एक ही नेचर के होंगे तो एक दूसरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहेगा कि इसको ना मिले हमें मिल जाए, ये चाहेगा इसको ना मिले बल्कि हमें मिल जाए। एक केस ये रहा। दूसरा केस, अब मान लीजिए ए तो जिद्दी है लेकिन बी समझदार है। बी क्या है? समझदार है। शुद्ध हिंदी में, हाँ आप इंग्लिश में बी गुड बोल सकते हैं, एक्सीलेंट बोल सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखिए ए को पसंद आ गया, ये कह रहा हम नहीं देंगे, तो बी क्या कहेगा? आज चलो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो, हम दूसरा ले लेंगे। हाँ यही होता है, यही आप भी करते हैं ना, करते हैं ना, हाँ इसके अलावा आप समझदार हैं। तो अब देखिए क्या इन दोनों के केस में इनके बीच फ्रेंडशिप होगी या नहीं? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए तो इसलिए खुश हो गया बी मुझे दे दिया, सही है ना। यानी कि इनके बीच अब क्या हो गई? फ्रेंडशिप। क्या पहले वाले केस में इनके बीच कभी फ्रेंडशिप हो सकती थी? नहीं। ये सोचता मुझे नहीं दिया, वो ये सोचेगा वो मुझे नहीं दिया, और दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, और उस केस में इनके पेरेंट्स क्या करेंगे? इसको किसी और को दे देंगे, हाँ, या फिर क्या करेंगे? वापस कर देंगे, या वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में से किसी को वो नहीं देंगे। तो देखिए जब ये दोनों सेम नेचर के थे तो दोनों क्या किए? एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे ना। लेकिन जब एक दूसरे से अपोजिट हुए, यानी कि एक समझदार निकला एक दुष्ट, तो एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई। या फिर जब ये समझदारी दिखाता तो भी काम हो जाता ना। तो यही चीज़ हमें समझना है। आइए देखते हैं। जब मेरे पास मैग्नेट होगा, मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट ए मैग्नेट बी। अब मान लिया हमने ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या होगा? साउथ पोल। ऐसे ही ये मान लेते मेरा नॉर्थ पोल है, तो ये क्या हो गया? साउथ पोल। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैसा है नेचर में? साउथ। ये नेचर में कैसा है? नॉर्थ। दोनों सेम नेचर के हैं कि अपोजिट नेचर के? हाँ अपोजिट नेचर के ना। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? अनलाइक पोल्स। ठीक है, लाइक का मतलब होता है सेम, अनलाइक का मतलब जो सेम ना हो। यानी कि एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ। ठीक है, जो अनलाइक पोल्स होती हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी? अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि क्या चाहेंगे? कि दोस्ती तगड़ी वाली हो जाए। बात समझ में आ गई? ऐसे ही देखिए, अब मान लीजिए एक और मैग्नेट लेके आए हम, इसका यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ। क्या इनके बीच दोस्ती हो सकती है या नहीं? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दोनों तो सेम नेचर के हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लाइक पोल्स। लाइक का मतलब सेम नेचर वाले। लाइक पोल्स ऑलवेज रेपल ईच अदर। रेपल मीन्स एक दूसरे को धक्का देंगे, कहेंगे तुम भाग जाओ हम रहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब आज के बाद आपको याद रखना है कि मैग्नेट का ये रूल है, जो लाइक पोल्स होंगी वो हमेशा एक दूसरे को रेपल करेंगी। यानी कि एक नॉर्थ एक साउथ, बताइए ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रेपल करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। बोले नॉर्थ नॉर्थ, अट्रैक्शन या रिपल्सन? हाँ रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम सेम आ गया। बताइए साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। साउथ साउथ, हाँ क्या हो जाएंगे? रिपल्सन, क्योंकि सेम है। क्या ईस्ट वेस्ट भी आ सकता है क्या इसमें? नहीं, कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो ही पोल्स होंगे, एक को नॉर्थ बोलते हैं दूसरे को साउथ। अब चलो डायरेक्शन सारा उठा के न ला दें इसमें, हाँ इसमें ईस्ट भी ला दिए वेस्ट भी ला दिए सर, नहीं ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, अ मैग्नेट रिपल्स अनदर मैग्नेट व्हेन द लाइक पोल्स आर ब्रॉट
नियरर। जब दो पोल्स सेम नेचर के एक साथ आए, एक पास आए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को पुश करेंगे, रेपल करेंगे। देखिए दीज एग्जाम्पल शो दैट अ मैग्नेट एक्सर्ट्स सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मेड एज आयरन एज वेल एज अदर मैग्नेट्स व्हेन ब्रॉट नियरर टू देम। इससे पता चलता है कि जो मैग्नेट्स होती हैं वो या तो अपने जैसे मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं या रेपल कर सकती हैं, दोनों कर सकती हैं। या फिर अगर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, वो भी बिना टच किए। आप सोच रहे होंगे ना सर वो तो टच कर जाता है, वो फोर्स लगने के बाद टच करता है, होता है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझना है, जब वो आता है पास में, जब वो फोर्स लगाता है तब वो ऑब्जेक्ट आगे उसे टच करती है, उससे पहले नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो आपको जो लिखना है, हेडिंग आपने बना ही लिया होगा मैग्नेटिक फोर्स, फिर आप ये लिख लेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके बाद आप नोट पॉइंट्स करके लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो लिख लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है। क्या लिखेंगे, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी लाइक पोल्स नहीं, हाँ, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो ले ले। अच्छा, बुक से याद आया, अभी तक जिन्होंने बुक नहीं लिया वो पूरी कोशिश करें बुक्स ले ले। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल, यानी कि आपके पेरेंट्स इस बात के लिए सक्षम है कि वो फ़ीस दे सकते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि स्कूल में फ़ीस जमा कर दें। अगर घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, आप हमें बता सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। लेकिन जिनके घर पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में एक बार बात कर सकते हैं कि फ़ीस जमा हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइम पे स्कूल में फ़ीस वगैरह आ नहीं रही होगी, तो फिर टीचर्स की सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक छोटा सा नोटिस था, अचानक से हमें याद आ गया, हम आपको बता दिए। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।